Hello everyone, welcome back in the second part of the Indian National Movement video। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे क्या क्या हुआ। बट एक छोटा सा रिकैप भी ले ही लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहे कि पिछले चैप्टर इस जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने आगे क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि जो हमारी कंट्री थी उसमें ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हो गया था और इंडियंस को अब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए इंडिया में रुके हैं और यहाँ के रिसोर्सेज को वो सिर्फ ड्रेन कर रहे हैं, इंडिया के लिए भलाई का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इंडियंस ने इसके जवाब में क्या किया, उन्होंने ढेर सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस और ग्रुप्स बनाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी आवाज़, अपनी ज़रूरतों को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ऐसे इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट ग्रुप था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनाया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों की आवाज़ ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम कर रही थी। उस टाइम पे मोस्टली इंडियंस जो थे वो प्रेयर्स, पिटिशंस, स्पीचेस, आर्टिकल्स वगैरह लिखकर ही अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख रहे थे। ऐसे लोगों को मॉडरेट्स कहते थे क्योंकि उनके जो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग था बहुत मॉडरेट था, कोई अग्रेसिवनेस नहीं थी, रिक्वेस्ट पे मेनली बेस्ड था, इसीलिए वो मॉडरेट्स कहलाए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे इनमें सबसे प्रोमिनेंट दादा भाई नौरोजी थे। इनका नाम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। लेकिन बहुत जल्दी ही इंडियंस को पता चल गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कोई भी इंडियन की भलाई का काम करने वाले हैं नहीं, और उन्होंने जितनी डिमांड्स और रिक्वेस्ट रखी थी वो मोस्टली फुलफिल नहीं हो रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस में ही दूसरा ग्रुप बन गया जिसको कहते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स को लगा कि रिक्वेस्ट और पिटिशंस डालने से बात नहीं बनने वाली है, कुछ अग्रेसिव मोड लेना पड़ेगा और इंडियंस में अवेकनिंग लानी पड़ेगी। इसमें सबसे प्रोमिनेंट तीन नाम है जो हम लोग को याद रखने थे। पहला नाम क्या है? पहला नाम है विपिन चंद्र पाल, दूसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा है लाला लाजपत राय। तो ये तीन नाम लाल बाल पाल हम लोग को याद रखने हैं। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझने के लिए ये समझ लो आप कि उस टाइम पे इंडिया में वैसे स्टेट्स नहीं होते थे जैसे आज हमारे यहाँ कंट्री में स्टेट्स होते ढेर सारे। और ब्रिटिशर्स ने अपनी रूल के लिए, कन्वीनियंस के लिए, उन लोगों ने इंडिया को अब कुछ प्रोविंसेस और इलाकों में डिवाइड कर रखा था। और इन एरियाज को वो प्रोविंसेस कह रहे थे और इसमें सबसे बड़ा जो था वो बंगाल का एरिया था। और आज हम अगर अपने मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि बंगाल तो बहुत छोटी सी जगह है। तो नहीं, उस टाइम पे सिर्फ आज का जो वेस्ट बंगाल है, बंगाल प्रोविंस का हिस्सा नहीं था। जो आज कंट्री बांग्लादेश है वो भी इसी का हिस्सा थी। और उड़ीसा स्टेट जो है वो भी इसी का हिस्सा था। यहाँ तक कि बिहार भी जो है वो भी बंगाल प्रोविंस में ही आता था। तो काफ़ी बड़ी जगह थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने देखा कि इंडियंस में जो अवेकनिंग फैल रही है, इंडियंस को इस अवेकनिंग को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये लोग अपने हिंदू मुस्लिम करने में बिजी हो जाएंगे, आपस में उलझ जाएंगे और हम यहाँ अपना फायदा निकालते रहेंगे। तो बात तो ये थी, बट ये ऐसा कह तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रोविंस को डिवाइड करने का रीजन बताया एडमिनिस्ट्रेटिव। कहा बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है, इसको तो हम रूल ही नहीं कर पा रहे ठीक से, तो बेटर मैनेजमेंट के लिए ना इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में। लेकिन बेसिकली ये डिवीजन रिलीजन के बेस पे कर रहे थे और इंडियंस में फूट डालने की कोशिश थी। इंडियंस को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढेर सारे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। स्पेशली जो एलीट और पढ़े लिखे जो इंडियंस थे बंगाल के, उन लोगों ने इस पे बहुत आवाज़ उठाई। इनफैक्ट उस टाइम पे जो वंदे मातरम हमारा सॉन्ग है, बंगाल का नेशनल सॉन्ग वहाँ पर बन गया था। बहुत सड़कों पे गाया जाता था ये सब। और लोगों ने मिल मिलकर आपस में एक दूसरे को, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखकर, प्रेस लिखकर, मीटिंग्स करके इस बारे में अवेकनिंग फैलाने की कोशिश की कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये बात पूरी इंडिया में भी फैल गई और पूरे इंडिया को रियलाइज होने लगा कि ब्रिटिशर्स आखिर क्या करना चाहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि ब्रिटिशर्स करना कुछ चाह रहे थे, यानी इंडियंस को बांटने की कोशिश कर रहे थे। बट इस एक हरकत से इंडियंस और ज्यादा यूनाइट हो गए। ठीक है, इनफैक्ट साउथ इंडिया भी में भी ये अच्छे तरीके से ये इसकी बातें पहुंच गई थी। और इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट आंध्र प्रदेश में कहते थे, जिसमें लोग आकर अपने बातों को रख रहे थे और ब्रिटिशर्स के बातों को अपोज कर रहे थे।
और इंडियंस ने यहाँ पर ये भी रियलाइज कर लिया था कि सिर्फ बातें करने से तो बात नहीं बन रही, सिर्फ मीटिंग्स कर ली, कुछ प्रोटेस्ट कर लिया, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, करना कुछ और भी होगा। तो वो क्या कर सकते हैं? तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अपने स्वदेशी चीजों को प्रमोट करें, ताकि ब्रिटिशर्स को कोई फर्क तो पड़े, जब उनका बिजनेस ठप होने लग जाए इंडिया में, तब उनको फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने स्वदेशी गारमेंट्स को, स्वदेशी चीजों को प्रमोट करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, और ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया। ठीक है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इसी चैप्टर के, जो है गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है। तो गांधी जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ये कि गांधी जी ने कंट्री को नेशनल मूवमेंट्स में लीड किया। बट क्या ये स्टार्टिंग से ही इंडिया में ही थे, नेशनल मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे? तो नहीं। ब्रिटेन से वकालत करने के बाद वो साउथ अफ्रीका में अपनी लॉ के प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर उन्होंने इंडियंस पर अत्याचार होते हुए देखा था, और इंडियंस की मदद करने के लिए वहां उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी किए थे, और इसमें उनको बहुत सक्सेस भी मिली थी, और इंडियंस की पोजीशन को सुधारने में बहुत हेल्प मिली। तो इंडिया के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने ये चीजें देखी थी, और उन्होंने रियलाइज किया कि गांधी जी की जरूरत इंडिया में भी है। तो ऐसे कई सारे लीडर्स थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने गांधी जी को इंडिया इनवाइट किया और कहा अपने सत्याग्रह के एक्सपेरिमेंट्स को जो आप इंडिया में भी ट्राई करो, बिकॉज इंडियंस को आपको बहुत जरूरत है। तो ऐसे में अब जब हम लोग सीधे आते हैं गांधी जी के इंडिया पे आ जाने से, तो जब गांधी जी इंडिया आ गए, तो यहाँ पर आने के बाद उनको जो स्टार्टिंग में जो सक्सेस मिली थी सत्याग्रह मूवमेंट्स में, वो हम लोग को जानना जरूरी है कि कौन से ईयर में मिली थी और वो क्या था। ठीक है। ओके, तो इससे पहले हम लोग गांधी जी के स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, जो उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किए। हम लोग को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब गांधी जी ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की, उससे पहले यानी कि हम लोग बंगाल के पार्टीशन के बाद और गांधी जी के एक्शन से पहले बीच में क्या क्या हुआ, तीन चार बस मेन इवेंट्स थे जो हम लोग को याद रखने चाहिए। सबसे पहला जो याद रखना है हमें, 1906 में क्या हुआ था। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी। इंडियन मुस्लिम लीग को फॉर्म करने वाले दो लोगों के नाम याद रखने हैं आपको। एक थे आगा खान और दूसरा मोहसिन उल मुल्क, 1906 में। ठीक है। और भी दूसरी एक चीज याद रखने वाली बात है कि बंगाल का जो पार्टीशन था, इसका सपोर्ट इंडियन मुस्लिम लीग ने किया था। अब 1906 से निकल कर आते हैं 1907 में। तो 1907 में क्या हुआ था? 1907 में एक्चुअली जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स थे कांग्रेस में ना, उनकी जो बीच के डिफरेंसेस थी वो काफी बड़ी होती चली गई, और कांग्रेस में हो गया एक बड़ा स्प्लिट। ठीक है, दो भागों में प्रॉपरली डिवाइड हो गई। तो 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, मीटिंग जो है, वो सूरत में हुई थी, और ये इसलिए याद रखा जाता है बिकॉज इसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। ठीक है। और इसके बाद की इवेंट जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने देखा, फायदा उठाने की कोशिश की इन चीज़ों से, और 1909 में वो लेकर आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें क्या था? उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को अपने साइड करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम्स को ऑफर किया कि हम आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे, यानी ऐसी रीजन्स जहाँ पर जो इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे वो मुस्लिम्स होंगे, और उनको वोट करने वाले भी जो होंगे वो मुस्लिम्स ही होंगे। ओके। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली, और आया फिर मौका सूरत से निकलकर लखनऊ सेशन का। तो लखनऊ सेशन में 1916 में जो हुआ सेशन इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया बिकॉज इसमें रेडिकल्स और जो मॉडरेट्स थे अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आए, और इंडियन मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आई और अपनी डिमांड्स को एक साथ रखा। तो ये यूनाइटेड जो एफर्ट था ये बहुत याद रखा जाता है, और ये लखनऊ में हुआ था, याद रखने वाली दूसरी चीज़। इसके बाद जो हम लोग को चीज़ याद रखनी है कि गांधी जी ने इंडिया में आकर क्या क्या पहले स्टार्टिंग में ऐसे मूवमेंट्स किए जिसके कारण वो इतने पॉपुलर हो गए। ठीक है। तो आते ही गांधी जी को यूं ही पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। गांधी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया एक्चुअली, जिसके कारण उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसमें से जो तीन मेन मूवमेंट्स हम लोग को याद रखने हैं, तीन अलग अलग जगहों पे थे। एक था चंपारण जो बिहार में है, दूसरा था अहमदाबाद जो गुजरात में है, और उसके बाद है फिर खेड़ा, हम लोग को भी याद रखना है खेड़ा का भी। ठीक है। और ये जो ईयर है आपको याद रखना है, जो पहला वाला ईयर था वो 1917 में था, यानी चंपारण का। तो चंपारण में जो इंडिगो किसान थे, इंडिगो की खेती करने वाले जो किसान थे,
नील की खेती जो कर रहे थे किसान, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और कृपलानी जी और राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे ग्रेट लीडर्स के साथ मिलकर गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। और चंपारण के किसान जो है उनके कंडीशंस को ठीक कर दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखी थी, तो मैनेजमेंट से उनकी बहुत कुछ बातों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे। तो गांधी जी ने उनका भी सपोर्ट दिया जो स्ट्राइकिंग मिल वर्कर्स थे, और बाद में उनकी सैलरी भी बढ़वाई। उसके बाद खेड़ा में एक्चुअली क्या हो गया था कि क्रॉप्स फेल हो गई थी, पर जो अंग्रेज थे वो फिर भी अपना वो लगान वगैरह वसूल कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि पेमेंट विथहेल्ड करो, पेमेंट दो देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी पेमेंट को जो है वो कैंसिल करवा कर रहेंगे। तो गांधी जी ने वहां भी सत्याग्रह मूवमेंट किया और वहां भी किसानों को जीत दिलाई। तो ऐसे करते करते ना इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा गांधी जी की पॉपुलैरिटी हो गई। गांधी जी एक ऐसे लीडर की तरह सामने आए जो इंडिया के दूर दराज के इलाकों में जाते और ऐसे लोगों की हेल्प करते जिनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, और वो 100% उनको विक्ट्री जीत भी दिला रहे थे। तो इससे गांधी जी में बहुत पॉपुलैरिटी फैल गई थी गांधी जी की। इनफैक्ट साउथ में तो गांधी जी को गांधी राजा के नाम से भी बुलाने लगे थे लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ईयर 1919 में। 1919 में जो एक इवेंट हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इवेंट है जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1919 में आया था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या है? रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों की तरफ से लाया गया एक ऐसा काला कानून था जिसमें अंग्रेजों को दो तरह की पावर्स मिली थी। पहला पावर ये था कि वो इंडियंस की जो गैदरिंग हो रही है वो गैदरिंग को वो रोक सकें, वो गैदरिंग को डिस्पर्स कर सकें, वो गैदरिंग होने ना दे इंडियंस की। कहीं भी कोई पॉलिटिकल गैदरिंग वगैरह दिख रही हो उसको डिस्पर्स कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। दूसरी थी कि वो किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनको किसी बात पर शक हो जाता है, तो उसको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, दे कैन सिंपली गो अहेड एंड अरेस्ट द पर्सन। वो अरेस्ट कर लेंगे और उस पर्सन को जेल में रख सकते हैं विदाउट ट्रायल, यानी कोर्ट में पेशी कराने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसका जुर्म साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के इंडियंस को रखा जा सकता था। तो ये बहुत ही गैर कानूनी सी बातें लग रही थी, तो इंडियंस को इससे बहुत नाराजगी हुई। पूरे देश भर में इसका बहुत विरोध होना शुरू हुआ। गांधी जी ने रोलैट सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था इसको लेकर। बट चीज़ें बदल गई जब अप्रैल आई, अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पार्क है, बाग है बड़ा सा, ओपन स्पेस है बेसिकली, विद कन्फाइंड वॉल्स। चारों तरफ वॉल्स हैं, एंट्री की सिर्फ एक गेट है, बड़ी सी गेट है, और वहाँ उसके बीच में एक बड़ा सा वेल कुआं है एक वहाँ पर। तो अमृतसर में कुछ लोग आसपास के गांवों से आए हुए थे, बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। और अमृतसर में वहाँ के 2 लीडर्स भी अरेस्ट हुए थे। ठीक है, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू, ये दोनों अरेस्ट हुए थे। तो इसके लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भी था, विरोध भी कर रहे थे। तो वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए मीटिंग सी रखी थी एक, ठीक है, एकदम टोटली नॉन वायलेंट और पीसफुल था। और वहाँ उन लोगों ने मीटिंग करना स्टार्ट किया था जलियांवाला बाग में। ऐसे में अंग्रेजों का जनरल डायर था, उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उसने क्या किया, वो अपनी छोटी सी एक प्लाटून लेकर वहाँ चला आया, और उसने जो एंट्री की जो गेट थी जिससे लोग एग्जिट भी करने वाले थे, यानी बाहर निकलने और कोई रास्ता नहीं था, उसको कर दिया ब्लॉक। और वहाँ अपने सोल्जर्स बैठा दिए और इंडियंस पे अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वहां पर, निर्दोष लोगों को जो कुछ भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, वहां पर मार डाला गया। बहुत लोगों ने तो अपनी जान भी बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी ताकि उनकी जान बच सके। खैर ये जो चीज़ हुई इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से तो कुछ सैकड़ों लोग ही मरे थे, लेकिन ऐसे क्या कहते हैं हजारों लोग वहां पर मारे गए थे। तो पूरे इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। सारे लीडर्स ने इसका बहुत विरोध किया। और इंडिया में जो गांधी जी थे, गांधी जी ने भी इसका बहुत विरोध किया था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो अपनी टाइटल सर जो अंग्रेजों ने उनको दिया था, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, अब वो कहला रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाइटहुड जो है सर की टाइटल को भी रिटर्न कर दिया था। तो ये जो 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इससे अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है वो बातें पूरी तरह से सारे इंडियंस के अंदर वो एक विरोध, एक तरह से कॉमन मैन के अंदर एक नफरत की फीलिंग आ गई थी
कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ना सिर्फ हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, बल्कि ये कभी भी हमें आराम से आकर मार डालते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। तो टोटली हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको हमारे देश को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी फीलिंग्स इंडियंस, कॉमन इंडियंस के मन में भी अब डेवलप होना शुरू हो गई थी और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी होने लग गए थे। तो ऐसे में गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मिला दिया गया एक और मूवमेंट के साथ, जिसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है हम लोग अब जान लेते हैं।